शू क्विंग की आंखें चमक रही थीं जब उसने उस बैंगनी क्रिस्टल को देखा। ये कैसी चीज है? वो सोच रहा था कि कैसे वो लाश बिल्कुल सही सलामत थी जब तक उसने ये क्रिस्टल नहीं निकाला था। क्या ये मृत शरीरों को सुरक्षित रख सकता है और जीवित लोगों को भी ठीक कर सकता है? क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ते हुए उसने चारों ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि शायद आसपास कोई और जीवित इंसान नहीं है, फिर भी उसे एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत महसूस हो रही थी। बेशक वो ये भी जानता था कि वो यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए वो फिर से चलने लगा, अपनी गुफा की तरफ जितनी जल्दी हो सके। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि उसका घाव ना केवल तेजी से ठीक हो रहा था, बल्कि वो बहुत कम थका हुआ भी महसूस कर रहा था। वो अभी उस स्पीड से दौड़ रहा था जिसे नॉर्मली वो केवल 1 घंटे तक मेंटेन कर सकता था, लेकिन वो पहले से ही 1 घंटे से ज्यादा दौड़ चुका था और वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। एक्चुअली वो अभी भी एनर्जी से भरपूर था। रास्ते में चलते हुए वो एक गिरे हुए पंछी को भी पकड़ने में कामयाब रहा। उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे बेहोश कर दिया। जिंदा क्रिएचर्स ज्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। आखिरकार वो गुफा तक पहुंच गया। अभी भी रात गिरने में टाइम था, लेकिन वो पहले से ही यहां था। अपने अच्छे मूड के बावजूद वो अचानक से केयरलेस नहीं हो गया था। वो जानता था कि शायद गॉड्स आई के खुलने और फॉरबिडन रीजन के बनने की वजह से रात में केवल म्यूटेंट बीस्ट्स ही नहीं निकलते थे, ग्रूज भी थे। यहां तक कि स्लम्स में भी, जहां वो पला बढ़ा था, उसने ग्रूज के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो उन जगहों पर दिखाई देते थे जहां बहुत सारे लोग मरे होते थे। अंधेरे में जो हंसी कभी कभार सुनाई देती थी, वो इन्हीं क्रिएचर्स में से किसी की थी। सभी जानते थे कि ग्रू को देखना, छूना या उसके पास जाना भी नहीं चाहिए। जू किंग के एक्सपीरियंस के अनुसार वे हमेशा रात में निकलते थे। हालांकि उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वे दिन में भी दिखाई दे सकते हैं या नहीं। इसलिए जब उसने दूर से अपनी गुफा देखी तो वो स्लो नहीं हुआ। टॉप स्पीड से चलते हुए वो अंदर घुसा और जल्दी से क्रैक को सील कर दिया। तब जाके वो क्रॉस लेग्ड बैठा और अपने हाथ खोले। बैंगनी रोशनी ऊपर की तरफ निकली, पूरी छोटी गुफा को रोशन करते हुए और जू किंग की आंखों को भी उसी रंग से चमकाते हुए। पूरे फोकस के साथ वो क्रिस्टल को देखता रहा। ये लंबा और पतला था, उसकी उंगली के साइज के बराबर, और ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कुछ सॉफ्ट और फ्लफी चीज है। एक्चुअली बैंगनी रोशनी उसी सब्सटेंस से आ रही थी जो क्रिस्टल के अंदर था। कुछ देर बाद उसके मन में एक ख्याल आया, क्या मेरा घाव ठीक हो गया है? लेदर जर्किन को खोलकर उसने नीचे देखा और पाया कि घाव लगभग 90% ठीक हो गया है। जो हिस्से अभी भी ठीक नहीं हुए थे वो भी नॉर्मल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, और घाव के किनारों पर स्कार टिश्यू फेयर होने लगा था। इतनी तेजी से दौड़ने के बाद भी और थकान महसूस न करने से जू किंग पहले से ही इस क्रिस्टल के बारे में कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंच गया था। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि इस आइटम में रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज थीं। ये घावों को ठीक कर सकता था, स्ट्रेंथ रिस्टोर कर सकता था और लाइफ फोर्स को रिप्लेनिश कर सकता था। मुझे वंडर है कि ये और कुछ भी करता है या नहीं, उसने सोचा। उसकी आंखें थॉटफुली चमक रही थीं। वो सर्टन नहीं था कि इस बैंगनी क्रिस्टल का गॉड्स आइज के खुलने से कोई कनेक्शन है या नहीं, लेकिन ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही थी। रिगार्डलेस, ये एक प्रेशियस ट्रेजर था। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी स्पेक्टैकुलर चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। इतनी यूजफुल चीज के साथ उसके पास प्रैक्टिकली एक सेकंड लाइफ थी। हालांकि वो इसे हासिल करने में इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि वो शहर में इसे फाइंड करने वाला अकेला जीवित इंसान था। जब ब्लड ड्रेन रुक जाएगी और वो यहाँ से निकलेगा, वो इस चीज को कैसे सेफ रख सकेगा? उसे इस बैंगनी क्रिस्टल को छुपाने का कोई अच्छा तरीका सोचना था। कुछ सोचने के बाद उसने वो बेहोश पंछी निकाला जो उसने पहले पकड़ा था। उसकी चोंच को बांधने के बाद, ताकि वो चिल्ला ना सके, उसने अपनी जांग से डैगर निकाला और क्रीचर पर एक कट लगाया। पंछी व्यर्थ में स्ट्रगल कर रहा था जब एक्स-यू क्विंग ने बैंगनी क्रिस्टल को घाव में धकेल दिया। फिर उसने अपनी आंखें वाइड ओपन रखी और देखा कि क्या होता है। पंछी के स्ट्रगलिंग के बावजूद हवा में स्पिरिट पावर के साथ रिपल्स और फ्लोज हो रहे थे। एक्चुअली जब एक्स-यू क्विंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता था तो उससे कहीं ज्यादा स्पिरिट पावर काम कर रहा था और ये सब पंछी की तरफ मूव कर रहा था। पंछी अचानक पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यहाँ तक कि एक्स-यू क्विंग को उसे रिस्ट्रेन करने में ट्रबल हो रही थी। इससे उसकी आंखें और भी वाइड हो गई। पंछी कंट्रोल से बाहर हो रहा था। यूजुअली एक पंछी की गर्दन तोड़ने के लिए थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत होती थी, लेकिन इस बार उसे कई बार कोशिश करनी पड़ी। उसने जल्दी से क्रिस्टल को पंछी के शरीर से निकाला, उसे एग्जामिन किया, फिर सोचने के लिए आंखें बंद कर ली। जब मैंने क्रिस्टल इंसर्ट किया तो पंछी नहीं मरा, बल्कि उसे स्पिरिट पावर का इन्फ्लक्स मिला और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया। मैं कहूंगा ये क्रिस्टल डेंजरस नहीं है। एक मोमेंट के बाद उसने आंखें खोली और पूरे रिजॉल्व के साथ क्रिस्टल को अपनी छाती के स्टिल क्लोजिंग घाव में धकेल दिया।
पेन उसके थ्रू रिपल हुआ, लेकिन उसने दांत भींचे और इग्नोर किया। इस चीज को छुपाने के लिए उसके अपने शरीर के अंदर से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं हो सकती थी। बिसाइड्स, कुछ मोमेंट्स पहले के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया था कि इसे अंदर रखने से सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स होंगे। जैसे ही क्रिस्टल उसके अंदर गया, घाव ठीक होना कंटिन्यू रहा और साथ ही साथ वो खुद को ट्रेम्बलिंग महसूस करने लगा। फिर उसने स्पिरिट पावर के फ्लोज देखे, जो बर्ड एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा थे। सभी डायरेक्शन से उसकी तरफ रश कर रहे थे, यहां तक कि ग्राउंड से भी। ये इतना अस्टॉनिशिंग वॉल्यूम था कि ज़ू किंग की स्किन फेंट ग्रीन कलर हो गई। साथ ही साथ इंटेंस कोल्डनेस उसे हेड से टो तक भर गई। ये स्पिरिट पावर में हाई लेवल के म्यूटेजन की वजह से था। हालांकि ज़ू किंग शुरू से ही इसके लिए रेडी था। बिना किसी हेजिटेशन के उसने सीएन माउंटेन इंकैंटेशन का यूज करना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्पिरिट पावर जो उसके अंदर आया वो म्यूटेजन से सेपरेट हो गया। इसलिए केवल प्योर स्पिरिट पावर ही उसकी मेरिडियंस के थ्रू फ्लो हुआ और उसके शरीर में गया। एक मोमेंट बाद उसके अंदर से पॉपिंग साउंड्स आने लगी। ये ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे सिल्ट जो उसके इनसाइड्स को चोक कर रहा था वो क्लियर हो रहा था। साथ ही साथ उसका फ्लैश एंड ब्लड इनविग्रेटेड और हेल्दी महसूस कर रहा था। उसके माइंड में एक गॉब्लिन की इमेज दिखाई दी, एक्सट्रीमली लाइफ लाइक और एनर्जेटिक। हालांकि सीएन माउंटेन इनकैंटेशन एक कल्टीवेशन टेक्निक था, ये कल्टीवेशन मैजिक नहीं बल्कि एक बॉडी रिफाइनमेंट मेथड था। ये 10 लेवल्स में डिवाइडेड था, जो की कंडेंसेशन के 10 लेवल्स के कॉरेस्पॉन्ड करते थे। उसकी बैम्बू स्लिप ने क्लियर इंट्रोडक्शन दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि हर लेवल एक टाइगर की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। 5 टाइगर्स की स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कंबाइन होकर एक गॉब्लिन की स्ट्रेंथ बनती थी और 2 गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ कंबाइन होकर एक हॉब गॉब्लिन की स्ट्रेंथ बनती थी। पॉपुलर सेइंग के अनुसार गॉब्लिन्स कैन मूव माउंटेन्स, हॉब गॉब्लिन्स कैन ट्रांसपोर्ट सीज, और इस तरह टेक्निक का नाम सीएन माउंटेन इनकैंटेशन पड़ा। उसकी छाती में पर्पल क्रिस्टल एक वर्लपूल की तरह था, कॉन्स्टेंटली रोटेट करते हुए मासेस ऑफ स्पिरिट पावर को सक कर रहा था। ज़ू किंग की कल्टीवेशन ड्रामेटिकली एडवांस हो रही थी। ये कहना मुश्किल था कि कितना टाइम बीता, लेकिन इवेंचुअली उसके अंदर की पॉपिंग साउंड्स और भी इंटेंस होती गईं। उसके शरीर के पोर से फिल्थ ऊज हो रहा था और छोटी गुफा नॉक्शियस अरोमा से भर गई। जैसे जैसे फिल्थ इमर्ज हो रहा था, ज़ू किंग का शरीर मॉर्निंग ड्यू की तरह ग्लिटर कर रहा था। हालांकि उसका फेस डिस्गस्टिंग ग्राइम से कवर्ड था, ये क्लियरली पहले से फेरेड था। और टाइम बीता। इवेंचुअली स्पिरिट पावर के फ्लोज सीज हो गए और एक्स किंग ने आंखें खोली। इस बार वो बैंगनी लाइट से ग्लिटर कर रही थी। उसने चारों ओर देखा, स्टन्ड। गुफा पिच ब्लैक थी, लेकिन वो एक्चुअली सब कुछ क्वाइट क्लियरली देख सकता था। नेक्स्ट उसने अपने आप को देखा और अडर इनक्रेड्यूलिटी का एक्सप्रेशन उसके फेस पे भर गया। ये फीलिंग, खड़े होके उसने बैम्बू स्लिप में डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किया था। म्यूटेशन ब्लॉट लेफ्ट आर्म पे अपीयर होना चाहिए था। हर बार जब वो लेवल में एडवांस करता था, एक नया ब्लॉट अपीयर होता था। म्यूटेशन ब्लॉट को रब करते हुए एक्स किंग ने अपनी जान से आइडेंटिफाई करने की एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की। गुफा के एंट्रेंस पे वापस वॉक करते हुए उसने क्रैक के थ्रू बाहर देखा और डिसाइड करने की कोशिश की कि क्या उसे लाइट होने तक वेट करना चाहिए टेस्ट्स करने के लिए। केवल एक मोमेंट बीता इससे पहले कि विजिलेंट एक्सप्रेशन उसके फेस पर आ गया। अपना हेड क्रैक के क्लोजर लीन करते हुए उसने अपने ईयर्स को स्ट्रेन किया बाहर से कोई साउंड डिटेक्ट करने के लिए। बाहर कंप्लीटली डार्क था, लेकिन वो यूजुअल बिजार साउंड्स में से कोई भी नहीं सुन सकता था। वो इस जगह पर डेज से था और उसने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। फर्दरमोर, इवन डे टाइम में जब ग्रूस और म्यूटेंट बीस्ट की साउंड सीज हो जाती थी, तब भी ब्लड रेन की साउंड होती थी। लेकिन अभी वो रेन नहीं सुन सकता था। मुझे मत बताओ, उसका हार्ट पाउंड कर रहा था जब उसने इम्प्लीकेशंस को कंसिडर किया। वो साइलेंस में कुछ टाइम तक वेट करता रहा, जब तक कि डैसलिंग रे ऑफ सनलाइट नीचे नहीं आई। गुफा के एंट्रेंस की क्रैक में एंटर हुई और अंदर की हर चीज को इल्यूमिनेट किया। लाइट ने स्यू क्विंग को ट्रेम्बल कराया। उसने अपना हैंड बीम ऑफ लाइट को इंटरसेप्ट करने के लिए बाहर निकाला और जब उसने वार्मथ महसूस किया तो ये स्लोली उसे वापस सेंसेस में लाया। सनलाइट। एक मोमेंट बीता, फिर स्यू क्विंग की आंखें एक्साइटमेंट से शाइन हुई। क्रैक को अनसील करते हुए वो स्लोली सनलाइट में स्टेप आउट हुआ। ऊपर देखते हुए उसने पहले स्काई को भरने वाले डार्क क्लाउड्स में से कोई भी नहीं देखा, बल्कि उसने डैजलिंग सन देखा। वो लाइट एक सिक ओल्ड मैन की तरह था जिसे लाइफ का नया लीज मिला था और फाइनली ह्यूमन वर्ल्ड को विजिट करने आया था। रेन। ये रुक गया। स्यू क्विंग ने सन फिल्ड एयर की डीप ब्रेथ ली, फिर मॉर्निंग ग्लो में नहाए हुए रूइंड सिटी को चारों ओर देखा। शहर उस तरह से डैजलिंग लग रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही सनलाइट हराइजन पर क्रिम्सन क्लाउड्स के पास शूट हुआ, ये ऐसे लग रहा था जैसे काउंटलेस गोल्डन वेल्स जो स्काई के थ्रू स्विम कर रहे हों। इसने सिटी में सिकली फॉग को स्वीप अवे किया, उस डैमेज को रिवील करते हुए जो प्रीवियसली कंसील्ड था। कोलैप्स्ड हाउसेस हर जगह थे, ग्रीनिश ब्लैक कॉप्सेस और घास्टली पूल्स ऑफ ब्लड के साथ इंटरस्पर्स्ड।
वे साइट्स थे जिन्होंने स्यूक्विंग को उसके स्टूपर से राउस किया और उसे उस कैटास्ट्रॉफी की याद दिलाई जो इस जगह पर आई थी। मिक्स्ड इमोशंस उसकी आंखों में दिखाई दिए। वो इस शहर की वॉल्स के बाहर स्लम्स में 6 साल तक रहा था। दूसरे वर्ड्स में 6 साल तक वो इस जगह को गेज डाउन करता रहा था। हालांकि वो न्यूमरस ओकेजन्स पर शहर में आया था, उन पूरे 6 साल के दौरान उसने केवल यहाँ रहने का ड्रीम देखा था। मैंने यहाँ मेरी कल्टीवेशन टेक्निक फाइंड की, मैंने यहाँ वायलेट क्रिस्टल पाया, मैं यहाँ रहा। कुछ देर बाद उसने सॉफ्टली साय किया, फिर ग्रीनिश ब्लैक कॉप्सेस में से एक के पास वॉक किया। उसने नीचे देखा, झुका और कॉप्स को अपने बैक पर पुल किया। फिर वो वॉक करने लगा। इवेंचुअली वो एक पब्लिक स्क्वायर तक पहुंचा जहां उसने कॉप्स को नीचे रखा। टर्न करके वो गया और दूसरा कॉप्स फाइंड किया, फिर तीसरा और चौथा। कुछ कॉप्सेस सिर्फ स्ट्रीट पर पड़े थे, दूसरे रबल में बेरिड थे। कुछ कॉप्सेस इंटैक्ट थे, दूसरे मैंगल्ड। एक एक करके उसने जितने फाइंड कर सकता था उन्हें अपनी बैक पर कैरी किया स्क्वायर तक, जहां उसने उन्हें एक छोटे माउंटेन में पाइल अप किया। इवेंचुअली वो कॉप्सेस के माउंटेन के सामने अपने हैंड में टॉर्च के साथ खड़ा था। उसने फायर को माउंटेन पर टॉस किया। शायद म्यूटेजन की वजह से फ्लेम हॉट बर्न हुआ और स्मोक थिक होकर उसके ऊपर एयर में राइज हुआ। वो कुछ देर स्मोक को स्टेयर करता रहा, फिर शहर के सेकंड डिस्ट्रिक्ट में वॉक किया। कुछ ही देर में उस डिस्ट्रिक्ट से भी स्मोक राइज हुआ, थिकर और थिकर। जैसे ही ब्रिलियंट सन शहर पर शाइन कर रहा था, जगह बर्निंग कॉप्सेस के स्मोक से भर गई। स्मोक ने सन को ऑब्स्क्योर कर दिया, सब कुछ रेड टर्न कराते हुए। ये ऐसा था जैसे सन डीप साई हीव कर रहा था और स्मोक के स्ट्रीम्स उसके टीयर्स थे। स्मोक के कास्ट किए गए शैडोज अर्थ पर टीयर स्टेन्स थे। फाइनल टीयर स्टेन युक्शिंग को उस एरिया तक ले गया जहां उसने वायलेट क्रिस्टल फाइंड किया था। उसने मेडिसिन शॉप के ओल्ड मैन को लिया और उसे कॉप्सेस के पाइल में ऐड किया बर्न करने के लिए। साइड में खड़े होकर फ्लेम्स को वॉच करते हुए वे उसकी डार्क प्यूपल्स में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, एंडलेसली फ्लिकर करते हुए। युक्शिंग के लॉन्ग डिशेवल्ड हेयर के टिप्स हीट में कर्ल हो रहे थे। इवेंचुअली उसने हैंड्स क्लास्प किए और डीपली बाव किया। आप शांति से आराम करें। फ्लेम्स और भी हॉटर बर्न हुए, स्पार्क्स को डैंडलिन विस्प्स की तरह ऊपर भेजने के लिए, ब्रीज में फ्लोट अवे होने के लिए। हालांकि जो स्मोक ड्रिफ्ट अप हुआ उसमें अनएंडिंग रिग्रेट और डिफायंस था जो कभी डिस्पेल नहीं हो सकता था। ये हाई राइज हुआ स्काई में स्कार्स की तरह, इनसिग्निफिकेंट एंड पॉइंटलेस। कुछ टाइम बाद फुटस्टेप्स की साउंड रिंग आउट हुई और फिर एक बिजार और मिस्टिफाइंग वॉइस ने युक्शिंग के बिहाइंड से स्पीक किया। मैं वंडर कर रहा था कि यहाँ आसपास कोई कॉप्सेस क्यों नहीं दिखाई दे रहे। पता चला कि एक स्किनी लिटिल ब्रैट अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था उन्हें क्रिमेट करने में। व्हाटएवर, चूंकि तुम उन्हें इतना मिस करते हो, मैं तुम्हें उनसे ज्वाइन करने में हेल्प करूंगा। युक्शिंग अपनी जगह स्पिन हुआ।